एक किसान अपने खेतों पर कुछ लोगों के साथ कुछ काम कर रहा था। वो अपने खेतों में, जो बीच खेत में होता है, उसमें एक गड्ढा खोदता है और यहाँ पर एक लड़की और लड़के की वो पिटाई कर रहे थे। तभी वो किसान होता है, उस लड़की को जीवित ही उस गड्ढे में डाल देता है। जब वो लड़की उस गड्ढे में गिर जाती है और उसकी आंखें खुली हुई होती हैं और यहाँ पर वो किसान फावड़े से उस पर माटी डालने लगता है। वो लड़की आधी बेहोशी की हालत में, क्योंकि उस लड़की को बहुत ज्यादा पीटा जाता है और वो हाथ कर रही थी उस व्यक्ति की तरफ जो उसके ऊपर माटी डाल रहा था। आप उस चित्र को अपने दिमाग में सोच कर देखिए कि हम सांसें चल रही हैं और हमें कोई गड्ढे में डाले और हमारे ऊपर मिट्टी डाले और हम उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये तिल तिल मरना हो जाता है। ये मृत्यु भगवान किसी को भी ना दे, किसी के साथ ऐसा ना करें, लेकिन वो लड़की एक श्राप देकर जाती है। वो जब वहां पर उसे दफना रहे थे तो वो लड़की कहती है कि तुम इन सब चीजों का भुगतान तुम्हें करना होगा और तुम भोगोगे। आज जैसे मैं तड़प रही हूं ना, ऐसे ही तुम लोग भी एक दिन जरूर तड़पोगे। और उसके ऊपर चेहरे पर आखिरी फाफड़े से मिट्टी डाल दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत चित्र देखने में बहुत ही बुरा और दिल को दुखा देने वाला है, आत्मा को झंझोर कर रखने वाला है कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। मैं आपको बताऊं वो निर्दयी इंसान कौन था। कहानी या घटना में जब मैं आपको बताऊंगी तो आप घबरा जाओगे। आप सोचोगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कहते हैं ना कि बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से हो। कर्म सबसे बड़ा प्रधान है। हमने कई वीडियो में आप लोगों से बोला है कि हम जैसा कर्म करेंगे ना, हमें आगे चल के वही फल मिलेगा। आज एक बीमार इंसान को देखकर हम ये कहते हैं कि ऊपर वाले, इसके साथ ऐसा क्यों, ये अन्याय है। लेकिन हमें नहीं पता कि उसके जीवन में पीछे क्या हुआ था। आज आपको झंझोर कर रख देने वाली एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद कहीं ना कहीं एक चिन्ह बना देगी आपके सभी प्रश्नों पर और कह देगी कि हाँ भाई, ये हमारे ही विधि का विधान है। यहाँ पर भगवान बुरा नहीं है, हम बुरे हैं। हमने बुरे कर्म किए हैं जो हम ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और एक और स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जो आपको एक बहुत अच्छी सीख देकर जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है प्रताप सिंह नाम के एक व्यक्ति से। प्रताप सिंह एक जमींदार था और बहुत रुतबे वाला इंसान होता है। प्रताप सिंह की एक बेटी होती है और 2 बेटे होते हैं। प्रताप सिंह 3 बच्चों के बाद अब और औलाद नहीं करता है। बेटी को बहुत नाजों से पालता है, लेकिन बेटी जब जवानी की दहलीज पर जाती है तो बेटी बहक जाती है। बेटी गांव के ही एक लड़के से प्यार करने लगती है और वो लड़का दूसरी जाति का होता है। यहाँ पर प्रताप सिंह का खून खौल उठता है जब प्रताप सिंह को ये बातें पता चलती हैं। वो बेटी चुपके चुपके उस रणवीर नाम के एक लड़के से मिला करती और कहती कि हमारे इस प्यार का क्या अंजाम होगा, हमें इस प्यार का क्या तोहफा दिया जाएगा इस समाज से। तो रणवीर कहता है कि हमारी मृत्यु के अलावा ये समाज हमें कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी वो दोनों जने पूरी हकीकत को जानते हुए उस प्यार को आगे बढ़ावा दे रहे थे। अब मैंने आपको बताया, जब ये बातें प्रताप सिंह के कानों में पहुंचती हैं तो उसका खून खौलने लगता है। प्रताप सिंह चाहता है कि ये बातें समाज के सामने बिल्कुल भी ना आए। अगर ये बातें समाज के सामने आई तो जो मेरा रुतबा है और जिस तरह से मैं रह रहा हूं, मेरी जिंदगी नष्ट हो जाएगी। एक बेटी ने मेरी मूंछों को नीचा कर दिया, मेरी पगड़ी को जमीन पर गिर दिया। दोस्तों, एक तरीके से देखिए, यहाँ पर जाति कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जिस बच्चे को हम फूल की तरह परवरिश करते हैं और वो बच्चा अगर ऐसी हरकतें करे तो फिर माँ बाप को गुस्सा आना एक छोटी सी बात है। लेकिन प्रताप सिंह का खून खौल उठता है। इतना खून खौल उठता है कि वो पहले अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि देखो बेटी, समाज में मेरा नाम है, रुतबा है, तुम जो ये कर रही हो वो गलत है। लेकिन वो बेटी बाज नहीं आती है और मानती नहीं है, उस दूसरी जाति के लड़के से प्रेम आगे बढ़ाती रहती है। अब यहाँ पर प्रताप सिंह को कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है और प्रताप सिंह चुपके से अपनी बेटी की बातों को सुनता है कि उसकी बेटी किसी के साथ भागने के लिए तैयार है।
प्रताप सिंह को ये बात बहुत बुरी लगती है और उसी रात जब उस बेटी की निगरानी प्रताप सिंह करता है तो वो बेटी उठती है और उठने के साथ दो जोड़ी कपड़े समेटती है और यहाँ पर रणवीर से जाकर मिलती है। समय था लेकिन दोनों पर निगरानी बनी हुई थी और प्रताप सिंह दोनों को ही पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो ये नहीं देखता है कि ये मेरी बेटी है और लड़के पर भी बिल्कुल रहम नहीं किया जाता है। प्रताप सिंह अपने भाइयों को बुलाता है और यहाँ पर इस लड़की और लड़के की खूब बहुत पिटाई की जाती है। प्रताप सिंह गुस्से में कहता है कि मुझे इस बेटी की जरूरत नहीं है, इसने जो किया है ना, मेरे समझाने पर भी ये नहीं मानी तो मैं इसको बिल्कुल अपनी बेटी नहीं मानता। आज या तो इस दुनिया में ये रहेगी या इस दुनिया में मैं रहूंगा। वो बेटी कांपने लगती है, पिता से माफी मांगने लगती है, कहती है कि पिताजी हमारे प्यार को आपको स्वीकार करना होगा। प्रताप सिंह गुस्से में आता है और उस बेटी के गाल पर 2 तमाचे रखता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। अरे तुम काहे की बेटी जो ऐसी बातें कर रही हो, एक पिता के सामने तुम्हें लज्जा नहीं आती या शर्म नहीं आती। इसके बाद वो बेटी चुप हो जाती है और कहती है कि पिताजी देख लो, शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी, मुझे मरना मंजूर है। पिता इन लफ्जों को सुनते ही भाइयों के साथ उस बेटी को गाड़ी में डालता है और गाड़ी में डालने के बाद उस बेटी के साथ वो खेतों पर जाता है। बहुत जमीन इसकी होती है। खेतों पर जाने के बाद उस बेटी के प्रेमी के साथ बहुत पिटाई की जाती है। दोनों को पीटते पीटते बेहोश कर दिया जाता है। इतनी ज्यादा बर्बरता उनके साथ बढ़ती जाती है। यहाँ पर 2 लोग गड्ढा खोदने का इंतजाम करते हैं। गड्ढा जब खोदा जाता है तो काफी गहरा गड्ढा खोदा जाता है और वहां पर पहले तो उस प्रेमी को डाला जाता है और फिर उस प्रेमिका को डाला जाता है, यानी यहाँ पर दोनों ही जीवित थे। एक पिता की रूह नहीं कांपती है जो उसकी खुद की बेटी थी, उसके साथ वो ये सब कुछ कर रहा था। जब उस बेटी को उस गड्ढे में डाला जाता है तो उस बेटी की आंखें खुल जाती हैं। उस बेटी को अपने पिता का चेहरा नजर आता है और वो पिता फावरे से उस गड्ढे में मिट्टी डाल रहा था। उस बेटी की आंखों के सामने पिता का चित्र होता है और वो जाती जाती कहती है कि पिताजी, आप कई जन्मों तक तड़पोगे। जिस तरह से आपने मेरी जीते जी कब्र बनाई है ना, उसी तरह से आप इस समाज के साथ रहते हुए कभी सुखी नहीं रहोगे। आपका अपना कोई आपके पास नहीं रहेगा। आप लोगों से मिलने के लिए तड़पोगे और जैसे मेरा दम घुट रहा है ना, जैसे मुझे आप दफना रहे हो, उसी तरह से आपका दम घुटेगा और देखना आप इन सब चीजों का भुगतान जरूर करोगे। दोस्तों, दिल को धड़का देने वाली स्टोरी है। आपके रोए खड़े कर देगी, आपकी धड़कन को बढ़ा देगी। और यहाँ पर वो लड़की हाथ करते हुए पिता की तरफ और एक गोद में समा जाती है। वो तड़पती है, उसका प्रेमी भी जीवित था। आप सोच कर देखिए वो मंजर, जहां पर दोनों में जान थी, दोनों की धड़कनें चल रही थी, उनको जिंदा दफना दिया जाता है तो उनकी हालत कैसी रही होगी। कुछ पल उनके कैसे बीते होंगे उस मिट्टी के अंदर। और वो पिता उन्हें दफनाने के बाद उस मिट्टी के ऊपर खड़ा होकर मूंछों को ताब मारता है और कहता है कि हे विधाता, ऐसी बेटी तो किसी को भी मत देना जैसी बेटी तुमने मुझे दी है। यहाँ पर जो प्रताप सिंह होता है अपने घर जाता है। घर जाने के बाद अब गांव में उस लड़के और लड़की को छानबीन करना शुरू हो जाता है। प्रताप सिंह की बेटी ही थी, बेटा तो नहीं था। गांव के लोग आवाज उठाते हैं, जो दूसरी जाति के लोग होते हैं। पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। कई बार पुलिस तहकीकात करती है लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं होता। लेकिन करीबन 7 महीने बाद पुलिस को पता चल जाता है कि ये सब कुछ किया धरा प्रताप सिंह का है और पुलिस प्रताप को रिमांड पर लेती है, उसकी खातिरदारी करती है। यहाँ पर उन सभी के बारे में इनको पता चल जाता है। जब उस खेत में जाकर उस कब्र को खोदा जाता है तो यहाँ पर उसकी बेटी का शरीर नहीं मिलता, कंकाल मिलते हैं। हड्डियां बची थी, प्रेमी नीचे था, प्रेमिका ऊपर थी और दोनों जने मिट्टी की गोद में मानो जैसे चैन से सो रहे हों। दोस्तों, यहाँ पर प्रताप सिंह पूरा दोष अपने सर पर ले लेता है कि ये सब कुछ मैंने किया है, भाइयों को बचा देता है। प्रताप सिंह जेल की हवा खाता है। 1-2 व्यक्ति और उसके साथ जाते हैं। यहाँ पर प्रताप सिंह 70 साल के उम्र पर पहुंच जाते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो
उनके शरीर से बदबू आने लगती है, उसके शरीर में जीते जी उसके शरीर की जो स्किन होती है, जो खाल होती है, वो झड़ने लगती है। कोई ऐसी बीमारी, उनको एलर्जी टाइप ऐसी होती है शरीर पर कि उनकी ये दुर्दशा हो जाती है। अब प्रताप सिंह को वो पल याद आता है जब उसकी बेटी हाथ कर कर कह रही थी कि तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि प्रताप सिंह जब जेल से छूटकर आते हैं और उनकी ये हालत होती है तो कोई उनके पास बैठना भी पसंद नहीं करता है। प्रताप सिंह उस यातनाओं को झेलते हुए वहां से इस दुनिया से चले जाते हैं और दुनिया के जाने के बाद प्रताप सिंह का दूसरा जन्म होता है। जब प्रताप सिंह का दूसरा जन्म होता है तो प्रताप सिंह अब भी एक अच्छे खासे घर में आते हैं और जन्म होने के बाद प्रताप सिंह यहाँ पर सारी बातों को उनको याद रहती हैं। अब प्रताप सिंह को बातें तो ऐसे याद नहीं रहती हैं, लेकिन जब प्रताप सिंह 2 साल की उम्र में होता है, दूसरे जन्म में, इसका नाम पंकज होता है, एक नए दौर में पैदा हुआ था। यहाँ पर जब पंकज सोता है, इसका नाम पंकज रखा जाता है, तो वो घबराकर उठ जाया करता, क्योंकि उसे सपने में पिछले जन्म की वो बेटी दिखाई देती है जिसको वो मृत या जीवित उसने दफना दिया था। अब यहाँ पर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बच्चा चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि इस सपने से इसको डर लगने लगा था। ये अपने माँ बाप से कहता है कि मैं किसी लड़की को जमीन में दफना रहा हूँ और मैं उसके ऊपर खड़ा होकर अपनी मूंछों को ताप देता हूँ। पता नहीं मुझे ये सपना क्यों दिखाई देता है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इन सब चीजों से, और वो लड़की मुझे श्राप दे रही है, मुझे ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा, मुझसे ये कहती है। अब पता नहीं वो लड़की कहते हैं मेरी बेटी है, यानी कि ऐसा सपना प्रताप सिंह को दिखाई देता है। प्रताप सिंह जो इस जन्म में पंकज है, पेपर ही इस जन्म में नाम निकलता है, और प्रताप सिंह अब धीरे धीरे बड़ा होता है। 10 साल की उम्र में प्रताप सिंह जब पहुंच जाता है तो प्रताप सिंह को एक बीमारी लगती है जो पंकज होता है इस उम्र में, और वो बीमारी होती है कि उसकी जो स्किन है इस पर ऐसी एलर्जी होती है जो कि उसके पिछले जन्म में हुई थी। इसकी जो खाल है वो गिरने लगती है, ऐसी भयानक बीमारी इसको होती है। कई जगह इसका इलाज कराया जाता है, लेकिन सपना इसका पीछा नहीं छोड़ता है, वो श्राप इसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। और ये हर वक्त 10 साल की उम्र में भी अपने माँ बाप से कहता है कि एक लड़की जिसे मैं जमीन के अंदर दफन कर रहा हूँ, और वो लड़की कहती है कि तुम भोगोगे, तुम्हें इन सब चीजों का भुगतान करना होगा। माँ बाप से कहता है कि मुझे ऐसी चीजें क्यों दिखाई देती हैं। अब माँ बाप अपना मुंह थोड़े ही हटा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से यहाँ पर पंकज का इलाज कराया जाता है, लेकिन पंकज को किसी की भी दवाई से कोई आराम नहीं होता है। पंकज अब अलग थलग रख दिया गया था, मतलब सभी लोगों से दूर, क्योंकि डर था डॉक्टरों को कि जो इसकी बीमारी है किसी और को न लग जाए, क्योंकि जो स्किन की बीमारी थी डॉक्टरों को डर होता है, उनके कपड़े अलग धुलते हैं, अलग सब कुछ होता है। तो यहाँ पर यह सपना अब बढ़ने लगता है, वो लड़की दिखाई देती है और कहती है कि भोग रहे हो और भोगोगे। उसके शरीर से अब मवाद निकलने लगती है, जगह जगह से उसके शरीर से मवाद निकलने लगती है जो पंकज होता है। पंकज 11वीं और 12वीं साल में आ जाता है, जब तक उसको ये बीमारी लगी ही रहती है। अब यहाँ पर पंकज रोने लगता है। माँ बाप जब भी कोई उसकी बेटी को देखने के लिए आता तो दूर से ही ढाटा मार लिया करता कि अरे बड़ी बदबू आ रही है, अरे इस बच्चे ने तो ऐसा क्या कर दिया, अभी तो इसकी उम्र 12 ही साल थे। लेकिन पंकज जब इस गुत्थी को सुलझाने वाला था, वो सब चीज की जांच पड़ताल करता है। जब जांच पड़ताल करता है तो उसके सामने नतीजा निकल कर आता है, उसे सारी बातें याद आ जाती हैं। 2 सालों में उसने बहुत ज्यादा जांच की थी, हर एक चीज को बारीकी से लिखा था कॉपी पेन से, क्योंकि वो पढ़ भी लेता है, 5 क्लास पढ़ लेता है, 5वीं तक, तो लिखना उसे आ जाता है। अब तो पढ़ाई भी बंद है, लोगों से मिलना भी बंद है, किसी के साथ नहीं रहना, अकेले कमरे में पड़ा रहना। माँ फिर भी अपने बेटे की बहुत ज्यादा मदद करती है, उसे खाने पीने में सब चीज में मदद करती है, लेकिन बाहरी दुनिया से वो बिल्कुल दूर हो चुका था पंकज 12 साल की उम्र में। यहाँ पर जब वो सभी चीजों को मिलाता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ क्या थोड़ी देर तुम मेरे पास बैठ सकती हो। माँ कहती है कि बेटा क्या हुआ, क्योंकि माँ को आदत पड़ी हुई थी, माँ कभी भी अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ती, चाहे बच्चा कितना भी बुरा हो, कितना भी अच्छा हो, है तो वो एक नारी ना, वो एक माँ है, जगत जननी है। यहाँ पर वो कहता है कि माँ मेरे कर्मों का दंड मिल रहा है। माँ अपने बेटे को पुचकारती है दूर से, कहती है, क्योंकि माँ भी पास नहीं जाती है, डॉक्टरों ने कह दिया था कि बीमारी आपको भी लग सकती है। वो कहती है कि नहीं बेटा, तुमने ऐसा बुरा क्या किया है जो तुम्हें इन चीजों का फल मिला है, कौन सा बुरा,
जिस दिन से मैंने तुम्हें पैदा किया है उस दिन से तुम अच्छाई की राह पर चल रहे हो, अभी तो तुम बच्चे हो। वो कहता है कि नहीं माँ, मैंने पिछले जन्म में अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफना दिया था, मेरी बेटी ने मुझे श्राप दिया था। ये वही श्राप है, इसी बीमारी से मैं पिछले जन्म में मरा था और इसी बीमारी से मैं इस जन्म में मरूंगा माँ, देख लेना तू, मैं बचूंगा नहीं। जब माँ बातें सुनती है तो रोने लगती है, क्योंकि इनका एक लौता बेटा था जो पंकज होता है। माँ बहुत रोती है, विलाप करती है कि ऐसा नहीं हो सकता। पंकज को ये सपने अब ज्यादा सताने लगते हैं, कमजोरी घेर लेती है। 2 से 3 साल तक इस बीमारी से जंग लड़ता है पंकज, और भारी कष्ट के बावजूद पंकज इस दुनिया से चला जाता है। 3 साल तक पंकज अकेला एक कमरे में रहता है, तड़पता है, पढ़ाई से दूर रहता है, समाज से दूर रहता है, और उसके अपने भी उसके पास ढाटा मार कर आया करते थे। एक कोढ़ जैसी समस्या उसे बन चुकी थी। तो दोस्तों कहते हैं ना कि बोए पेड़ बबूर के, यानी कि आपने कांटों के पेड़ लगाए हैं तो आप फल की कैसे उम्मीद कर सकते हो ही नहीं सकता। अब एक आप बात बताओ कि 10 साल के बच्चे ने या 11 साल के बच्चे ने इस जन्म में तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसे खुद को याद रहता है पिछले जन्म की बातें। पंकज की माँ आज भी कहती है कि मेरा बेटा हमेशा से ये कहता था कि ये मेरे पिछले जन्म की बातें हैं और ये श्राप मुझे जीने नहीं देगा, मैंने गलत किया था। जब पैदा करने वाला वो भगवान है तो किसी को मारने का अधिकार हमें भगवान ने नहीं दिया। शायद हम बढ़ चढ़कर खुद ही उस अधिकार को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पंकज साफ कह देता है कि प्रताप ने जो किया था वो बहुत गलत किया था। पंकज कहता है, पंकज की माँ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये बात सबके सामने आए। मेरा बेटा जो कुछ सहा है मेरे बेटे ने, यहाँ पर कोई और ना सहे, कोई और गलत कर्म ना करे। दोस्तों एक जीव यहाँ पर आकर गलत कर रहा है, आप केवल उसे टोक सकते हो। उसे मारने की या उसे जड़ से खत्म करने की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा अगर आपको सद्बुद्धि दे सकता है तो उस जीव को भी वो एक अच्छे रास्ते पर चला सकता है, लेकिन जो विधि का विधान है उसे कोई नहीं बदल सकता। आप बदल सकते हो इन चीजों को? नहीं बदल सकते। जो आपके साथ होना है वो होकर रहेगा, कोई भी इसको नहीं बदल सकता, मैं हूं या कोई और है, क्योंकि हमारे नाव के तो खेवैया कोई और हैं और हम डर रहे हैं कि लहर आएंगी तो हम डूब जाएंगे। कैसे डूब सकते हैं? नहीं डूब सकते, क्योंकि हमारे साथ वो है। तो हमेशा अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करना, कभी भी किसी जीव आत्मा के साथ, देखो आपके नजरिए से रिश्ते हैं कि भाई मैं इससे जुड़ी हुई हूं, लेकिन हम इसी जन्म में रिश्तेदार हैं। अगले जन्म का किसने देखा है? एक आदि को याद रह जाता है पिछला जन्म, हर किसी को याद नहीं रहता। तो अपने आप में बदलाव कीजिए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। आप इतनी सामर्थ्य रखते हो कि आप अपने आप को बदल सकते हो और उन बुरे कामों से अपने आप को दूर हटा सकते हो। एक पिता ने 2 जन्मों तक एक बेटी का श्राप झेला, 2 जन्मों तक वो यातनाएं झेली, शायद जिसका वो अधिकारी नहीं था। क्योंकि माँ बाप जब अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं तो माँ बाप भी अपने बच्चों से कुछ उम्मीद रखते हैं, लेकिन विधाता के आगे किसी की भी नहीं चलती। अगर किसी जीव के साथ तुम गलत करोगे ना तो वो देख रहा है। तुम ये समझते हो ना कि हमें कोई नहीं देख रहा, वो तुम्हें देख रहा है और तुम्हारे साथ वो इससे कई गुना बढ़कर करेगा और तुम्हें कई गुना बढ़कर दंड देगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो 1000 गुना बढ़कर तुम्हें मिलेगा। अरे वो तो इतने दयालु हैं कि हम बुरा कर्म करते हैं तो दुगना होकर मिलता है और अच्छे कर्म करते हैं तो 4 गुना होकर हमें वो मिलता है। तो सोचकर देखिए कि वो कितनी दया करते हैं हम पर, कितना रहम करते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी थी कि कर्म जैसे करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म सबसे बड़ा प्रधान है। आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको 4 गुना होकर वो मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो 2 गुना होकर ही मिलता है, जिसमें भी हमारी आवाज निकल जाती है। हम अपने माँ बाप को सभी को याद कर लेते हैं और जो हमारे ही कर्मों का दंड हमें मिलता है उसमें भी हम किसी और को याद कर लेते हैं। तो दोस्तों एक कहानी, ये स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। यहाँ पर पंकज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये सच्चाई समाज के सामने रखी। आपको जैसी भी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। कितनी प्रेरणा मिली उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रोज कमेंट करते हैं। आज थोड़े से ही नाम ले पाऊंगी। यहाँ पर सीमा सिंह है जो कि शायद मथुरा से हैं, जो बहुत हमसे कह रही थी कि हमारा नाम जरूर लेना। तो सीमा जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका नाम लिया गया है। यहाँ पर सुशीला देवी बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत प्यार मिलता है आपकी तरफ से हमें। यशवंती माँ की तरह प्यार करती हैं। आलोक शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहन कहकर संबोधित करते हैं। ईश्वरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव, इनके पति की तबीयत बहुत खराब है, आईसीयू रूम में इनके पति एडमिट हैं। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके पति जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। सुकंतला जी बहुत साथ देती हैं, बड़ी बहन है, आपको प्रणाम करते हैं, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। यहाँ पर अनीता शालवी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। लूना राम मोदी जो शायद राजस्थान से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, आपके भी ढेर सारे कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं आपके। यहाँ पर गायत्री देवी बहुत बहुत धन्यवाद। दामिनी जी हैं जिन्होंने कहा है कि मेरा नाम जरूर लेना। दामिनी जी आपका नाम लिया गया है, आपको कहानी कैसी लगी इसके ऊपर अपनी राय, अपने कमेंट जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ चुका है, कल हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। अपने आप में बदलाव कीजिए, अपने परिवार के साथ रहिए और कोई भी गलत काम मत कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।